ये स्टॉक सुपरा है जो कि 321 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये है मॉडिफाइड सुपरा जो कि 800 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये निसान GTR R34 स्टॉक कंडीशन में 276 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन ट्यूनिंग और मॉडिफिकेशन के बाद यही गाड़ी 1000 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर सकती है। और ये है माजदा RX-7 जो कि स्टॉक फॉर्म में सिर्फ 261 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर सकती थी एट मोस्ट, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है कि आज ये गाड़ी 2000 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में हर एक जापानीज ब्रांड की परफॉर्मेंस कार शामिल है जो कि अंधाधुन हॉर्स पावर निकाल रही है आज की डेट में आफ्टर ट्यूनिंग। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर गाड़ियां बहुत ही ज्यादा ट्यूनर फ्रेंडली होती हैं और अपने स्टॉक फॉर्म से 3 से 4 गुना ज्यादा हॉर्स पावर निकालने के बावजूद भी काफी हद तक रिलायबल रहती हैं। और ये चीज़ किसी भी और देश की कार्स के साथ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यही रीज़न है कि JDM यानी कि जापानीज डोमेस्टिक मार्केट की परफॉर्मेंस गाड़ियों की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एक्चुअली JDM अपने आप के अंदर ही एक सब कल्चर बन चुका है और इसके उतने ही फॉलोअर्स होंगे जितने फुल फ्लेजेड स्पोर्ट्स कार्स को चाहने वालों की संख्या होती है, या फिर उनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि दुनिया की सबसे तेज़ कार बनाने वाली कंपनी कोनिग्सेक के मालिक क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेक का बेटा खुद JDM का बहुत बड़ा फैन है। But he is a fan of like JDM cars, Japanese cars from the 80s, and he knows kind of the engine block numbers on I don't know, Toyota Straight Six and the difference in details, like a true car nut. इसी कल्ट फॉलोइंग की वजह से आज की डेट में हमें ये देखने को मिलता है कि इन 20 से 25 साल पहले बंद हो चुकी गाड़ियों के प्राइसेस आसमान में पहुंच चुके हैं और कुछ केसेस में तो 10 गुना तक बढ़ चुके हैं यूज्ड कार मार्केट के अंदर इनके प्राइसेस। और हम इस वीडियो के अंदर आगे इसके ऊपर खुल के चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि अगर आफ्टर मार्केट ट्यूनर्स इन गाड़ियों को इतना ज़्यादा पावरफुल बना सकते थे वाइल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द रिलायबिलिटी, तो जापानीज कार मेकर्स ने खुद इनको इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो शायद आज दुनिया की सबसे तेज़ कार बनाने वाली कंपनीज होती, राइट? तो जापानीज कार मेकर्स ने ऐसा सिर्फ एक और एक रीज़न की वजह से नहीं करा, और वो था जेंटलमैन्स अग्रीमेंट। तो अगर साधारण शब्दों में बात करें तो ये जो जेंटलमैन्स अग्रीमेंट होता है ये कई टाइप के होते हैं। जब जेंटलमैन मिलकर अनऑफिशियली बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई चीज़ करनी है या फिर कोई चीज़ नहीं करनी है, तो उसे जेंटलमैन्स अग्रीमेंट कहा जाता है। ये एक तरीके का वादा होता है जो कि कागजी नहीं होता, बस जुबान पर खड़ा होता है। और ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट किया था जापान की जामा ने, यानी कि जापानीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इस नाम को याद कर लेना है, आगे भी काम आएगा। और ये जो जामा है इसके अंदर सारे जापानीज कार मेकर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी गाड़ियों की स्पीड्स को 180 किलोमीटर पर आवर तक कैप कर देंगे और हम 276 हॉर्स पावर से ज्यादा पावरफुल गाड़ियों को मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे। एंड ये एग्रीमेंट सुनने में काफी अजीब लगता है ना? क्योंकि जापान एक ग्रोइंग ऑटो मार्केट थी और ऐसी मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस को कैप कर देना ब्रांड्स के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर जापानीज ब्रांड्स ने ऐसा किया ही क्यों? इस रीजन के पीछे थे बोसोजोकू, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। बोसोजोकू एक तरीके का जापानीज सब कल्चर था और उनका शुरुआत के अंदर कार से कुछ भी लेना देना नहीं था। एक्चुअली उन्होंने उन जापानीज से इंस्पिरेशन ली थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से वापस आ रहे थे और अपनी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा स्टाइल में जी रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी वर्ल्ड वॉर 2 से आए थे और उनका जो मानसिक संतुलन था वो ठीक नहीं था। लेकिन ये बोसोजोकू स्टाइल ऑफ लिविंग जो थी ना, ये एक्चुअली में काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इनको अपनी जिंदगी के अंदर हर एक चीज हाई एड्रेनलिन के साथ करनी थी। और इन्होंने अपनी एड्रेनलिन की आग को बुझाने के लिए मोटरसाइकिल्स की तरफ रुख किया। ये शुरुआत में मोटरसाइकिल्स को बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में चलाया करते थे। ये गैंग्स के अंदर चलते थे और पुलिस से पंगे लेते हुए चलते थे। और इसीलिए ये जो जेंटलमैन्स अग्रीमेंट है इसकी शुरुआत मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से हुई थी। हाँ, कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन जापान के बिग 4 यानी कि होंडा, सुजुकी, यामाहा और कवासाकी वो ब्रांड्स थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल्स के अंदर स्पीड को कैप किया था इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि ये जो जापानी असामाजिक तत्व हैं ये ज़्यादा हुड़दंग ना मचा सके। लेकिन अभी तक कार मेकर्स का इससे कुछ लेना देना नहीं था, पर कार मेकर्स तब सीन में आए जब चीज़ें हाथ से निकलने लगी। क्योंकि यह 1998 में सिर्फ हाई स्पीड की वजह से जापान के अंदर 10,000 लोगों की डेथ हुई थी और सिर्फ एक रीज़न की वजह से इतनी सारी डेथ्स, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, वो भी सिर्फ एक कॉज की वजह से। मेरे ख्याल में तो आज भी बहुत ज़्यादा है अगर सिर्फ एक ही कॉज की वजह से इतनी डेथ्स हो रही हैं तो। और इसीलिए जापान के सभी मेन स्ट्रीम कार मेकर्स ने 1989 में जेंटलमैन्स अग्रीमेंट करते हुए गाड़ियों की हॉर्स पावर 276 HP तक कैप कर दी। और ब्रांड्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑफ कोर्स लोग उनकी गाड़ियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी गलतियों की वजह से मर रहे थे। और इसकी वजह से दुनिया के अंदर एक गलत मैसेज ये जा रहा था कि जापानीज कार्स सेफ नहीं होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जापानीज ऑटो मेकर्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कैश रिच थे और वो अपनी R&D के अंदर खूब खर्चा करते थे और इसीलिए उनकी गाड़ियों के अंदर उस टाइम के हिसाब से सारे सेफ्टी फीचर्स मिला करते थे, जैसे कि ABS, एयर बैग्स और सीट बेल्ट, प्री टेंशनर्स वगैरह।
एंड एक्चुअली जैसे जैसे ये सेफ्टी फीचर्स गाड़ियों के अंदर बढ़ने लगे वैसे ही डेथ्स भी कम होती चली गई इन हाई स्पीड्स की वजह से, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार फिर भी कम नहीं हुई, क्योंकि इवन दो हॉर्स पावर कैप कर दी गई थी फिर भी ज़्यादातर जापानीज ऑटो मेकर्स अपनी स्पोर्ट्स कार को 276 bhp से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बना रहे थे, जैसे कि 300 या 320 हॉर्स पावर के आसपास वो लेके चले जाते थे अपनी गाड़ियों को। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानीज कार मेकर्स के अंदर एक इंटरनल हॉर्स पावर वॉर शुरू हो गई थी, लेकिन जामा इनके लिए एक बड़ी बाधा थी और कार मेकर्स खुलकर अपनी गाड़ियों की हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। और इसीलिए कई थ्योरीज के मुताबिक जापानीज स्पोर्ट्स कार मेकर्स ने अपनी कार को ज़्यादा पावरफुल बनाने का एक दूसरा तरीका निकाला, और वो तरीका ये था कि वो इन गाड़ियों को फैक्ट्री से तो कम हॉर्स पावर के साथ निकालते थे, लेकिन वो इन गाड़ियों को इतना ज़्यादा ओवर इंजीनियर करते थे कि ये गाड़ियाँ आराम से 2 से 3 गुना ज़्यादा हॉर्स पावर निकालने के लिए ट्यून करी जा सके और इनके कंपोनेंट्स बढ़ी हुई हॉर्स पावर को आराम से झेल सके। तो जापानीज कार मेकर्स ने ऐसा किया कैसे? तो चलो ये समझने के लिए हम JDM कार्स के अल्टीमेट बॉस यानी कि मार्क 4 सुपरा की बात करते हैं। तो मार्क 4 सुपरा के अंदर एक 2JZ GTE इंजन मिलता था, जो कि एक इनलाइन 6 सिलेंडर 3 लीटर इंजन हुआ करता था। और इसमें जो GTE था, इसमें G का मतलब है परफॉर्मेंस वाइड एंगल वाल्व DOHC, T का मतलब है टर्बोचार्ज और E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और टर्बोचार्जर्स मिलते थे उस टाइम पर, और ये दोनों ही कंपोनेंट्स ऐसे थे जो कि आसानी से ट्यून किए जा सकते थे। दूसरी चीज़ जो इसको हाईली ट्यूनेबल बनाती थी वो था इसका इंजन लेआउट। इस गाड़ी के अंदर V6 इंजन मिलने के बजाय एक इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिलता था, जिसकी वजह से आफ्टर मार्केट ट्यूनर्स के लिए इसके अंदर बड़े टर्बोस को फिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। स्टॉक फॉर्म के अंदर ये जो 2JZ इंजन था ये एक सीक्वेंशियल टर्बो सेटअप के साथ आता था, जिसमें कि पहला टर्बो 1800 आरपीएम पर स्पूल होता था और दूसरा 4000 आरपीएम पर, और इसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर टर्बो लैग पता नहीं लगता था बिल्कुल भी। लेकिन ज़्यादा हॉर्स पावर के लिए ट्विन टर्बो सेटअप हटाकर ट्यूनर्स इसके अंदर सिंगल बड़ा टर्बो डाल दिया करते थे, और इस बड़े टर्बो के साथ बेटर एग्जॉस्ट इनटेक, बड़ा फ्रंट माउंटेड इंटरकूलर, बड़े फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल लाइंस, फ्यूल पंप और ECU ट्यून वगैरह। और अगर आपको इन सब मॉडिफिकेशंस के बाद ज़्यादा हॉर्स पावर को संभालना है तो आपको एक मजबूत इंजन ब्लॉक भी चाहिए होगा, और यहीं पर रोल में आता है 2JZ इंजन का सबसे बड़ा फीचर, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन। 2JZ इंजन ब्लॉक जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ था और क्लोज डेक के साथ आता था। और अगर हम आसान भाषा में बात करें तो इसका मतलब हुआ कि जो इंजन का ब्लॉक सिलेंडर्स को होल्ड करता है वो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला होता है, लेकिन एक क्लोज डेक के अंदर इंजन डेक ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है इंजन को। और कास्ट आयरन कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और इसी वजह से इस कार के अंदर जो एक्स्ट्रा 500 से 600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने के लिए बूस्ट लगता है, ये इंजन उस प्रेशर को आराम से झेल लेता है। और सिर्फ इंजन ही नहीं, इस गाड़ी के क्रैंकशाफ्ट भी अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग फोर्स स्टील का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी ही आसानी से बढ़े हुए प्रेशर को झेल सकता है, जो कि इतने सारे मॉडिफिकेशन और पावर इंक्रीज के बाद आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरा ही इतनी ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड है, एक्चुअली JDM स्पेक में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल निसान GTR R34, जो कि लेट 90s में सिर्फ एक 2.8 लीटर के साथ आती थी और 276 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन ये गाड़ी 1000 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर सकती है, और इसका इंजन ब्लॉक एक्चुअली में इसको संभालने के लिए बनाया गया था। एंड सिर्फ आफ्टर मार्केट मॉड्स के लिए ही नहीं, ये कंपनी जापान के बाहर भी कई सारी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ बेचती थी, जैसे कि लेंसर EVO 10 जो कि 4 डोर ऑल व्हील ड्राइव सेडान थी, जो कि फैक्ट्री से 400 bhp के साथ निकल के आती थी, और ये सिर्फ 2 लीटर इंजन के साथ बनाई जाती थी। और होंडा ने भी कई हाईली ट्यूनेबल गाड़ियाँ बनाई थी पास्ट में, जैसे कि NSX हो गई, S2000 हो गई, या फिर सिविक। सब जानते हैं सिविक के बारे में। तो अच्छा, एक बात ये भी है कि जो जापानीज कार्स हैं ये हाईली ट्यूनेबल तो थी ही और बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर भी झेल सकती थी, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि इवन दो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की डेट में लोग, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहती हैं डेली यूज़ के लिए भी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि इन गाड़ियों के वैल्यूज़ कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट होने की बजाय। और इस वक्त सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर कुछ जापानीज कार के प्राइजेस तो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम मार्क 4 सुपरा का ही एग्जांपल ले सकते हैं। 1998 के अंदर ये गाड़ी 25 लाख के अराउंड मिलती थी, लेकिन आज की डेट में अमेरिकन यूज्ड कार वेबसाइट्स के अंदर ये गाड़ी $1.5 से 2 लाख डॉलर्स की मिल रही है, यानी कि 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास। इसके अलावा 1981 में जो होंडा NSX थी उसका प्राइस 50 लाख रुपए के आसपास हुआ करता था, लेकिन यूज्ड कार मार्केट के अंदर ये गाड़ी 80 लाख रुपए की मिलती है आज की डेट में। बट ऑब्वियसली हर गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है, कई गाड़ियों की कीमत रिटेन भी हुई है और कई की गिरी भी है, लेकिन 20 से 25 साल पुरानी गाड़ियों की डेप्रिशिएट ही होती है यूजुअली, और इतनी हो जाती है कि वो गाड़ी अपने प्राइस की 1 से 2% में बिकती है। आपने भी यूज्ड BMW और मर्सिडीज का हाल देखा होगा इंडिया के अंदर कि उनकी वैल्यू क्या रह गई है आज की डेट में। अब अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मुझे यही समझ में आता है कि जो JDM स्पेक कार है ये लोगों को आज़ादी देती है कि वो अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से बना सकें, जैसे कि हम अपने बचपन में खिलौनों को बनाया करते थे। और JDM कार्स तो ऐसे टॉयज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ झेल सकते हैं, और इसीलिए दुनिया भर के लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं इन गाड़ियों को।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट JDM स्पेक गाड़ी कौन सी है। थैंक यू।